भाई बहन के प्रेम का अनूठा त्योहार रक्षाबंधन देश भर में मनाया जा रहा है। आम लोगों से लेकर नेता और अभिनेता तक इस रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में थोड़ा असमंजस है। दरअसल रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और ज्योतिष गणना के मुताबिक इस बार 30 अगस्त यानी कि आज पूर्णिमा शुरू होते ही भद्रा काल भी शुरू हो गया, जिसमें भाई की कलाई पर राखी बांधना अशुभ माना जाता है और ये भद्रा काल रात 9:02 तक है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज किस तरीके से रक्षाबंधन के रंग में रंगे नजर आए लोग। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चियों से राखी बंधवाई और उनको आशीर्वाद भी दिया। मुंबई की तस्वीर जहां बिग बी के घर ममता बनर्जी पहुंची, उन्होंने बिग बी को राखी बांधी। तीसरी तस्वीर पुंछ की है जहां पर सेना के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी गई और रक्षा का वचन उनसे लिया गया। और एक और तस्वीर जहां सनी देओल ने भी मुंबई में बच्चियों से राखी बंधवाई है। तो बॉलीवुड से लेकर नेता अभिनेता हर कोई आज और हमारे देश के जवान इस त्योहार के रंग में रंगे नजर आए। इस त्योहार को परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, सरहद पर हमारे जवान हो या फिर फिल्मी सितारे हो, हर कोई आज इस त्योहार को मना रहा है। सुबह 10:13 के बाद से जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है वैसे भद्रा लग जा रही है और भद्रा रात में 8:57 तक है। कहीं कहीं पर 9:01 तक दिया हुआ है, लेकिन जैसे भद्रा समाप्त होगी तभी रक्षाबंधन का कार्य हो सकता है। और इसी पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का मान अगले दिन यानी 31 तारीख को बताया जा रहा है 7:46 तक। तो 7:46 से पहले पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन का कार्य हो सकता है। यानी हम सीधा कहें कि अभी इस वक्त भद्राकाल खत्म हो चुका है और ये सबसे उत्तम मुहूर्त इसको हम कह सकते हैं कि अब भाई की कलाई पर बहनें राखी बांध सकती हैं। तो किस तरीके की रौनक है, सीधा चलेंगे। नीतू झा मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू, दिखाइए जरा, क्योंकि शुभ मुहूर्त का, शुभ घड़ी का इंतजार लोग कर रहे थे और वो शुभ घड़ी आ चुकी है। बिल्कुल नवजोत, देखिए आज हमें छुट्टी बेशक मिल गई थी, लोगों को स्कूलों में भी छुट्टी थी, लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे कि कब भद्रा काल खत्म होगा, वो अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधेंगे। और ऐसे ही परिवार में हम भी यहाँ पहुंचे हैं कि चलिए गुड न्यूज टुडे के तमाम जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी दिखाएं कि किस तरह से शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का जो ये पर्व है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त देखिए सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधेंगे बच्चे और उसके बाद आपस में भी जो राखी बांधने का त्योहार है वो शुरू होगा। और अब मैं कहूंगी कि आप जरा गणेश जी को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाने का जो ये त्योहार है इसकी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि देखिए नवजोत, इंतजार सभी कर रहे थे सुबह से। सबको लग रहा था सुबह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब रात को 9:02 के बाद ये शुभ मुहूर्त जो है उसकी शुरुआत हुई है। तो अब देखिए, कहते हैं सबसे पहले पूजा भी गणेश जी की होती है और उसी के साथ गणेश जी को राखी बांधी जा रही है। और आपको यहाँ तस्वीरों में सबसे पहले तो हम गणेश जी दिखा रहे हैं और उसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाएंगे जो सज धज के तैयार हैं और इंतजार कर रहे थे कि कब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे। पूरा परिवार इकट्ठा है, गणेश जी को तो राखी बांध दी गई है और अब गणेश जी की पूजा के बाद भाइयों को जो राखी बांधने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में कहा भी जाता है कि सर्वप्रथम जो पूजा होती है गणेश जी की होती है और अगर आपने गणेश जी की पूजा कर ली तो आपके सभी जो काम होते हैं वो शुभ हो जाते हैं। तो गणेश जी की पूजा के साथ अब मुझे लगता है बच्चों को एक्साइटमेंट बहुत होगी। कितनी देर से एक्साइटमेंट लेकर बैठे थे? हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कब हम अपने भाइयों को राखी बांधेंगे और कब सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन। अच्छा, एक बार साल में आता है रक्षाबंधन और बहनें जो होती हैं भाई को रक्षा सूत्र बांधने के बाद गिफ्ट की एक फरमाइश कर देती है, लेकिन आपके भाई तो छोटे हैं अभी आपसे, तो क्या गिफ्ट की फरमाइश की है उनसे? अभी तो हमने इनसे कोई फरमाइश नहीं की है, वो सारी फरमाइशें हम पापा ही पूरी करेंगे।
बिल्कुल, देखिए छोटा भाई होने का फायदा होता है ये नवजोत की आपकी जो फरमाइश होती है वो आप पापा से पूरी करवा लेते हैं। चलिए आप लोग अपना रक्षाबंधन मनाइए और हम अपने गुड न्यूज टुडे के जो तमाम दर्शक हैं उन्हें दिखाएंगे सीधा राखी का लाइव सेलिब्रेशन। चलिए आप लोग अब राखी बांधना शुरू करिए। नवजोत, बचपन में हमें भी रक्षाबंधन का काफी इंतजार होता था, अभी भी होता है, लेकिन अभी जैसे आप और मैं हम तो ऑफिस में हैं, लेकिन यहाँ से हम अपने जो तमाम दर्शक हैं उन्हें जरूर दिखा सकते हैं कि बचपन में किस तरह से रक्षाबंधन के त्योहार का इंतजार करते थे। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर है। देखिए आज पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा है नीतू, और शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त जिसका इंतजार हम कर रहे थे 30-31 पहले तो कंफ्यूजन इस बात का था, फिर उसके बाद 30 तारीख यानी कि आज के दिन शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी जिसकी शुरुआत हो चुकी है 9:02 से, और इसके बाद क्योंकि कल 31 तारीख है तो कल भी सुबह तक ये मुहूर्त रहेगा। अभी फिलहाल 9:01 से शुरुआत हुई है, 10:30 तक ये मुहूर्त है, और कल की सुबह की अगर बात करें 5:58 से लेकर 7:05 तक ये मुहूर्त रहेगा। अब आप जिसका जिक्र नीतू कर रही थी कि ऐसा पहली बार हुआ होगा कि शाम के वक्त, हालांकि तमाम ज्योतिष आचार्य या पंडित या विद्वान लोग ये भी मानते हैं कि हम रक्षाबंधन क्योंकि पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, और पूर्णिमा का मतलब रात में चांद की आराधना, चांद की पूजा करना है, और इसलिए अगर रात के वक्त भी रक्षा सूत्र बांधा जाए तो तब भी शुभ ही माना जाता है। और ये तो शुभ बेला है, शुभ घड़ी है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, 10:35 पर रहेगी। नीतू, बेहद खूबसूरत तस्वीरें लगातार आप हमें वहां से दिखा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात उन तस्वीरों की जो सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा बंगाल में एक नेता के स्पेशल गिफ्ट की भी। महाराष्ट्र में अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों को राखी बांधी, साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना की। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने बताया कि ये जवान ड्यूटी की वजह से अपने घरों से काफी दूर होते हैं और त्योहारों के मौके पर वो अपने परिवार की कमी महसूस करते हैं। रक्षाबंधन पर भी उनकी कलाई सूनी न रह जाए, लिहाजा नवनीत ने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी। बिहार के पटना में प्रतियोगियों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले खान सर ने भी राखी का त्योहार मनाया। दावा है कि उन्हें 5000 से ज्यादा लड़कियों ने राखी बांधी। इस खास मौके पर उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर में ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें खान सर से पढ़ने वाली अलग अलग बैच की करीब 10,000 से ज्यादा छात्राएं शामिल हुई। इस दौरान खान सर ने कहा कि उनकी अपनी कोई बहन नहीं है, इसी वजह से उन्होंने ये राखियां बंधवाई। इतनी राखियां बंधवाने से खान सर अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहे थे। यूपी के वाराणसी में मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस खास मौके पर इन मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने पेड़ों की आरती भी उतारी। इन महिलाओं ने बताया कि पेड़ हमें फल, फूल, छांव और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तक देते हैं। ऐसे में उन्होंने वृक्षों को राखी बांधकर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब ये पेड़ सुरक्षित रहेंगे तब इंसान भी सुरक्षित रह पाएंगे। राखी के बंधन को निभाना। पश्चिम बंगाल के पूर्व टीएमसी नेता रियाजुल हक ने शादी की पहली सालगिरह पर अपनी पत्नी को एक ऐसा तोहफा दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को AK-47 तोहफे में दी। इसके बाद उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हालांकि विरोधी दलों ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने फोटो को फेसबुक से हटा लिया। वहीं रियाजुल ने इस पर सफाई दी और कहा कि वो असली राइफल नहीं बल्कि खिलौना था। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के जवान ने इंसानियत की मिसाल कायम की। दरअसल वहां निर्माण कार्य वाली जगह पर लोहे की छड़ की ग्रिल के ऊपर बिल्ली का बच्चा फंस गया था और वो नीचे नहीं उतर पा रहा था। ऐसे में अपनी परवाह न करते हुए ट्रैफिक कांस्टेबल पांडु बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए लोहे की ग्रिल पर चढ़ गए और उसे सकुशल नीचे उतार लाए, फिर उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर प्रदूषण के खतरे से जुड़ी है। एक नई स्टडी के मुताबिक प्रदूषण का बढ़ा स्तर दिल्ली वालों की बची हुई उम्र में करीब 12 साल कम कर रहा है। देश की बात करें तो लोगों की उम्र करीब 6 साल कम हो रही है। समझा जा सकता है कि ये खतरा कितना बड़ा है और इसीलिए हॉर्न बजाना जरूरी हो जाता है।
दिल्ली में सांस लेना भी जहर लेने जैसा है। जिस प्रदूषण का सामना दिल्ली वाले करते हैं वो ऐसा दुश्मन है जो नजर तो नहीं आता लेकिन बेहद खतरनाक है। ये प्रदूषण आहिस्ता आहिस्ता शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करता है, बीमार करता है और इस तरह लोगों की उम्र कम कर देता है। एक नई स्टडी में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है और दावा किया गया है कि ऐसे ही हालात रहे तो दिल्ली वालों की बची हुई उम्र करीब 12 साल कम हो सकती है। ये हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रदूषण चिंता का सबब है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है। इसके मुताबिक भारत में प्रदूषण स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से कहीं ज्यादा है, जो औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा यानी बची हुई उम्र को 5 साल 3 महीने कम कर देता है। लेकिन दिल्ली में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ प्रदूषण लोगों की जिंदगी के 11 साल 9 महीने कम कर रहा है। यानी पूरा देश और खास तौर पर दिल्ली वाले एक बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के छोटे से छोटे एरिया में गई हूँ, फिर भी मैंने देखा है कि लोग एडजस्ट नहीं, सबके घर में एसी है, तो दे आर नॉट रेडी टू एडजस्ट फॉर इट। और प्लस वो जो कारपूल वाला सिस्टम है, आई थिंक वो सिर्फ मतलब कुछ दिन के लिए नहीं होना चाहिए, आई थिंक उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जिसकी वजह से आई थिंक थोड़ा बहुत पॉल्यूशन यहाँ की सही हो सकती है। प्रदूषण की तो आप देख रहे हैं प्रतिदिन दिल्ली के अंदर में बड़े स्तर पे जो है प्रदूषण बढ़ोतरी कर रहा है और इसमें सरकार भी बड़े लेवल पे प्रयास कर रही है कंट्रोल करने के लिए, जैसे जैसे पौधे लगा के, पेड़ का लगा के, कि उससे लोगों को रिलीफ मिल पाए। और आप देख रहे हैं बढ़ती हुई दिल्ली के अंदर पेशेंट भी बढ़ रहे हैं प्रदूषण के कारण, जिससे कि आज आम जनता को 3-4 बीमारी बड़े स्तर पे है पोल्यूशन को लेकर। दिल्ली में ही रहने वाले आदमी देख लो, जो दिल्ली में प्रॉपर रह रहे हैं, वो उस रिटायरमेंट के 5-7 साल बाद ऐसे निचड़ जाता है जैसे आम सूख गया हो, उसको पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, बीमारी दुनिया भर की उसको। यहाँ बुरा हाल है और सबसे ज्यादा तो यहाँ पे मिट्टी, धूल और ये जो फैक्ट्रियां हैं, सबसे ज्यादा केमिकल की चीजें इस राजधानी में यूज होती है। दिल्ली में प्रदूषण हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। मुश्किल ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण दूर करने में कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन नई स्टडी दिल्ली के साथ साथ देश के हालात की ओर भी इशारा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण का उम्र पर 3/4 असर सिर्फ 6 देशों पर है। इनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ भारत शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2021 तक दुनिया में हुई प्रदूषण वृद्धि में 59% के लिए भारत जिम्मेदार था। खासकर उत्तरी भारत में हालात चिंताजनक हैं, जहां मौजूद देश की 39% आबादी की उम्र 8 साल कम होने की आशंका है। नई स्टडी बताती है कि जनसंख्या घनत्व, गाड़ियां और खेती की वजह से उत्तर के मैदान में प्रदूषण ज्यादा है और इसकी वजह से सेहत के लिए खतरा बढ़ गया है। हालांकि भारत ने 2019 में प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP को लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रदूषण को 20 से 30% कम करना और खासकर देश के 100 से ज्यादा शहरों में हवा को साफ करना है। लेकिन नई स्टडी को देखते हुए जरूरी है कि प्रदूषण के खतरे पर हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण क्यों खतरनाक है, इसका हमारे दिल पर क्या असर होता है, इसे हमने समझा मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार से। एयर पॉल्यूशन जो है ये आज के डेट में मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो गया है। चाहे आप कॉर्नरी आर्टरी डिजीज देखें या रेस्पिरेटरी डिजीजेस देखें या COPD देखें। अभी जो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट शिकागो यूनिवर्सिटी की जो आई स्टडी, ये बड़ी ही आई ओपनिंग स्टडी है, क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने कहा कि 11.9 ईयर्स आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहा है जिस तरह के आप एयर पॉल्यूशन में या PM 2.5 के कंसंट्रेशन में रह रहे हैं। देखिए WHO परमिट करता है कि 5 माइक्रोग्राम अगर पर क्यूबिक
क्यूबिक मीटर अगर घनत्व है PM 2.5 का, तो इससे ऊपर जो है वो परमिसिबल नहीं है। हमने अपने नेशनल में 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक रखा है। उसके बावजूद देखा गया कि 5.8 ईयर्स का मतलब, उनका कहने का मतलब बड़ा सीधा है, जो उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया है कि अगर आप एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं करिएगा, अगर PM 2.5 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहेगी, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमूमन 11 कम हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो, खास करके अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में जब बहुत खराब होता है, उस समय किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी से बचें। इसको कम से कम जनरेट होने दें 2.5 को। तो आप जैसे हम कहते हैं ना कि आप जितने पब्लिक कन्वेंस हैं उनको इस्तेमाल करें, स्मोकलेस जो है बैटरी की जो चलने वाली गाड़ियां हैं उसको इस्तेमाल करें, जितना कम हो व्हीकल का इस्तेमाल करें, साइकिल्स पे चलें। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक कम्युनिटी टास्क है, एक आदमी के चाहने से होगा नहीं, ये पूरी कम्युनिटी को ये सोचना होगा। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेता तीसरी और अहम बैठक के लिए जुटे हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये साफ हो जाने की उम्मीद है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, लेकिन पेच गठबंधन के चेहरे को लेकर फंसा हुआ है। अगर तमाम बड़ी पार्टियों के नेता रेस में हैं, तो उलझा हुआ सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इस बीच मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके इंडिया वालों को झटका दे दिया है। विपक्ष के गठबंधन की बैठक में सीटों का बंटवारा तय हो या न हो, लेकिन बैठक से पहले एक बात तय हो गई कि विपक्षी दलों की चुनावी बारात में हाथी शामिल नहीं होगा। इंडिया मोर्चे की बैठक से एक दिन पहले ट्वीट करके बीएसपी की मुखिया ने कह दिया कि न इधर न उधर, न तो इंडिया और न ही एनडीए, हाथी का सफर अकेला होगा। बीएसपी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। हालांकि मायावती इंडिया गठबंधन से अभी तक दूर ही रही है, लेकिन तीसरी बैठक से पहले मायावती को मनाने की चर्चा गर्म थी। कहा जा रहा है कि मायावती की 40 सीटों की मांग पर बात नहीं बनी, इसलिए न्योता नहीं गया। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। हाँ, हम लोग दलित मतदाताओं के लिहाज से यूपी में मायावती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए विपक्षी गठबंधन शायद उनको साथ लेकर चलना चाहता था। लेकिन मायावती ने जब स्टैंड क्लियर कर दिया तो उन पर हमले शुरू हो गए। राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, और राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि ये जो इंडिया का पूरा गठबंधन है, इस पे पूरे प्रदेश के इस पे नेता अपना सुझाव, अपनी बातें बोल रहे हैं, पर जो भी निर्णय लेना है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। भाजपा की सरकार के साथ उनका अलायंस है और पीछे से है, तो इसलिए ये कहना कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं, बहन जी अपने समर्थकों को धोखा दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उनका एक बड़ा पारदर्शी तरीके से अलायंस था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। वो तो कैंडिडेट्स भी जिताने के लिए, लोगों को हराने के लिए देती हैं, ऐसा वो उनके खुद के वक्तव्य से पता लगता है। जानकार मान रहे हैं कि मायावती का ये फैसला जरूरी नहीं कि आखिरी हो। विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद वो रुख बदल भी सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि यूपी में उनका साथ किसी भी गठबंधन के लिए अहम साबित होगा, इसलिए सादर निमंत्रण दोनों तरफ से अभी भी मौजूद है। देखिए, वो जाहिर सी बात है, वो अपनी पार्टी की मुखिया है, लेकिन मेरा एक सुझाव होगा बहन जी को, क्योंकि उनका हम लोगों के साथ में एक अनुभव रहा है, हमारी पार्टी के साथ भी और एनडीए के साथ भी अनुभव रहा है। मुझे लगता है राष्ट्रहित में उनको, और खासकर पिछड़े और दलित समाज को, उनको उत्थान के लिए बहन जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एनडीए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित में और जनहित में इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता है। ये उनका अपना निर्णय है, अपना निर्णय है, लेकिन इस समय लोकतंत्र और भारतीय संविधान को बचाने की बात है, तो उस लड़ाई में तटस्थ नहीं रहना चाहिए। ये बात सही है कि यूपी में मायावती के दलित जनाधार में सेंध लगी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन एक बार फिर जब बीएसपी ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा तो नाकामी हाथ लगी।
बिहार में गजब सियासी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। हुआ ये कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियों की नई लिस्ट जारी करते हुए छुट्टियां कम कर दी हैं या कहीं की रद्द कर दी हैं। दलील दी गई है कि छुट्टियां कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई ज्यादा होगी, लेकिन छुट्टियों के इस मामले ने धार्मिक रंग ले लिया है। बिहार के स्कूलों में शिक्षा चाहे जैसी हो, राज्य के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग अक्सर विवादों में रहते हैं। शिक्षकों से अनाज के खाली बोरे बिकवाने के फरमान पर अभी चर्चा चल ही रही थी कि छुट्टियों की कटौती का नया आदेश आ गया। एक नोटिफिकेशन से इस साल की बची हुई छुट्टियां 23 से घटाकर 11 कर दी गई हैं। यानी सितंबर से दिसंबर के दरमियान त्योहारों की 12 छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। न तो रक्षाबंधन की छुट्टी है और न कृष्ण जन्माष्टमी की। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग एक बार फिर विवादों में है और ताजा विवाद उत्पन्न हुआ है उसकी एक अधिसूचना से, जिस अधिसूचना के तहत कुछ छुट्टियां कम कर दी गई हैं साल 2023 के लिए। आपको बताते चले कि जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें कुछ छुट्टियों को कम कर दिया है। मसलन छठ की छुट्टी को महज 2 दिन कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है। छुट्टियों को रद्द करने या खत्म करने का आदेश आने की देर थी कि बीजेपी ने सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया। खत्म की गई ज्यादातर छुट्टियां हिंदू त्योहार से जुड़ी हैं, लिहाजा देखते देखते मामले ने धार्मिक एंगल ले लिया। गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दी जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए। आज बिहार में शिक्षकों को जो आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उनको पहले दिन से समझाया जा रहा कि तुष्टीकरण ही करना है। जो गुरु होते हैं, गुरु नानक को भी छोड़ दिया गया। तो गुरु को ही गलत शिक्षा यदि बिहार सरकार देगी, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। कई तरह के पर्व त्योहार, ये बहुत सारे आपदा आते हैं, बहुत सारे चीजों को लेकर के छुट्टी दी जाती है विद्यालयों में। उसकी भरपाई के लिए ये जरूरी था कि छात्रों का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसलिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। बिहार के शिक्षा विभाग की दलील है कि प्राथमिक स्कूलों में 200 और माध्यमिक स्कूलों में 220 दिन पढ़ाई का प्रावधान है। इसके पालन के लिए और छात्रों की बेहतरी के नाम पर त्योहारों की छुट्टियां या तो रद्द कर दी गई हैं या कम कर दी गई हैं। लेकिन तर्क अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह है। बवाल इसलिए ज्यादा है क्योंकि दिवाली से छठ तक 9 दिनों की छुट्टी थी, जिसे घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। हमारे सनातन धर्मावलंबियों में बड़े बड़े त्योहार है, उस त्योहार की छुट्टी माँ बहन विशेष रूप से उसमें उपवास करती हैं, उसका पर्व का सारी व्यवस्था करती हैं। ये माँ बहनों के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। बिहार की माँ बहन तुम्हें ऐसा ऐसा साप देगी कि तुम भस्म हो जाओगे, शापित हो जाओगे और तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। छुट्टियां रद्द करने या कम करने पर सियासी घमासान अपनी जगह है। अंदर की बात यह है कि जब से बतौर अपर सचिव के पाठक की एंट्री हुई है, शिक्षा विभाग एक्शन में है। लगातार स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है। शिक्षकों की गैर हाजिरी या लापरवाही पर कार्रवाई हो रही है। इसी सिलसिले में अब स्कूलों की छुट्टियां भी कम कर दी गई हैं। ये अलग बात है कि छुट्टियों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पटना से आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा स्कूलों से जुड़ा हुआ है। दरअसल गुजरात के राजकोट में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बच्चों के अभिभावकों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। ये सर्कुलर बच्चों के साथ स्कूल आने वाले उनके माता पिता के पहनावे को लेकर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि नाइट ड्रेस, गाउन और केपरी जैसी छोटे कपड़े पहने पेरेंट्स को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये नियम गुजरात के राजकोट शहर के कुछ प्राइवेट स्कूल्स में लागू कर दिया गया है और आगे इसे सभी स्कूल्स में लागू किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह फैसला स्कूलों में अनुशासित और गरिमामय माहौल बनाए रखने के लिए किया है। दरअसल ज्यादातर स्कूलों में पेरेंट्स जब अपने बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं या फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में आते हैं, तो वो नाइट ड्रेस या फिर छोटे कपड़ों में आ जाते हैं। राजकोट के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक किसी मंदिर की तरह ही स्कूल भी शिक्षा का मंदिर है, जहां कोई भी व्यक्ति नाइट ड्रेस या फिर छोटे कपड़े पहनकर नहीं आ सकता।
और इसका असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अनुशासन और संस्कार पर भी पड़ता है। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा है कि माता पिता को किसी के घर जाते समय या फिर बाहर जाते समय शालीन कपड़े ही पहनने चाहिए और इस बात का ध्यान स्कूलों के लिए भी रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ फाइनेंस स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन राजकोट ने एक ऐसा निर्णय करने जा रही है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने को आ रहे हैं तो पूरे अच्छे ढंग से कपड़े पहनने आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई पेरेंट्स नाइट ड्रेस, कोई लेडी है तो वो गाउन पहन के बच्चों को छोड़ने और लेने को आती है, तब शिक्षक लोग और पूरे शाला परिवार को कुछ क्षोभजनक स्थिति हो जाती है। और शाला है वो एक गरिमापूर्ण स्थान है, विद्याधाम है, तो अच्छे कपड़े पहनने आते तो पेरेंट्स को हम वो आदेश करना चाहेंगे कि अच्छे कपड़े ढंग से पहन के आते हैं तो विद्यार्थी पर उसका अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि हर विद्यार्थी अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है। तो पेरेंट्स जो ढंग से कपड़े पहन के नहीं आएंगे तो उसके पर कोई गलत असर होता, इसलिए ये संचालक मंडल ये निर्णय करने जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल का टाइम बहुत ही मॉर्निंग में अर्ली होता है, तो तभी पेरेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है कि वो कैसे जाए, कैसे करे। तो इट्स ओके कि वो लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो ऐसे कपड़े नाइट ड्रेस पहने तो भी ऐसे पहने कि उसे देख के लोगों को कोई और सोचना है और वो खुद भी कंफर्टेबल हो और बच्चों को भी जो मानसिक उसकी जो है वो खराब ना हो, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। स्कूल भी एक मंदिर है, वहाँ संस्कार बांटे जाते हैं और हमारे हिसाब से जो इंडियन कल्चर है उसका संस्कार तो ऐसा रहता है कि पूरे कपड़े में होना चाहिए, बदन ढका हुआ होना चाहिए। अगर नाइट ड्रेस भी फुल बॉडी कवर कर लेता है तो नाइट ड्रेस में भी बुराई नहीं है। अगर शॉर्ट्स पहन के जाते हो या सिंगल ट्रैप वाले कपड़े पहन के जाते हो तो उस हिसाब से तो मैं मना करूंगी कि नहीं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को जो जेल में है वो आदतन अपराधी हो या फिर उसने कोई बड़ा अपराध किया हो। जेल में ऐसे भी कैदी होते हैं जो छोटे मोटे अपराध की सजा काट रहे होते हैं या फिर किसी एक पल में उन्होंने आवेश में आकर कोई अपराध कर दिया हो। ऐसे में उनके भीतर की इंसानियत को और उसकी क्षमताओं को बचाए रखने और उन्हें बाहर लाने के लिए चंडीगढ़ के जेल प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है, जिसमें कैदियों के हुनर को आम लोगों के सामने लाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और उनके बनाए आर्ट वर्क और हैंडीक्राफ्ट्स को बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। ये पेंटिंग्स, ये कलाकृतियां किसी पेशेवर कलाकार की नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि इन्हें चंडीगढ़ की मॉडल जेल में सजा काट रहे कैदियों ने बनाई है। हालांकि इसके लिए इन्हें जेल प्रशासन की ओर से 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई और अब जबकि इतना कुछ बनकर तैयार हो गया तो आम लोगों के लिए इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, ताकि जेल में बंद कैदियों को लेकर लोगों की धारणाएं बदले और कैदियों की जिंदगी में भी एक सार्थक बदलाव आए। हम लोगों का सर इसके पीछे यही एक मोटो है कि जो लोग इनमेट्स हैं, हमारे सोसाइटी के पार्ट हैं, किसी भी कारणवश उनको किसी भी चीज़ में क्राइम में इन्वॉल्व हुए या नहीं हुए और उनको सजाएं हुए या होने वाली हैं, उन लोगों की तरफ से जो काम है या उनका स्किल डेवलप करना या उनको मेंटली स्टेबल रखना, पीसफुली रखना, सबसे पहला मोटो यह है कि वो शांत रहें और अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से फिर से अपलिफ्ट करने लगें। ये नायाब प्रदर्शनी चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के आर्ट म्यूजियम में लगी है, जिसमें करीब 200 कैदियों के आर्ट वर्क के अलावा हैंडीक्राफ्ट्स और वेस्ट मटेरियल से बनाए गए सामान भी हैं। ये प्रदर्शनी यहाँ 8 सितंबर तक चलेगी। कोशिश यही है कि जेल में बंद कैदी अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसे सही शक्ल दें, ताकि जेल से बाहर आने के बाद वो एक सुकून की जिंदगी जी सकें। इससे एक तो उनके अंदर एक स्किल डेवलप हुआ है और उनको ये पता है कि अब इस तरीके का काम करके वो मार्केट में इस तरीके की चीज़ें बिकती हैं और वो कल को जब वापस सोसाइटी में जाएंगे तो वो अपना एक जिसको बोले कि सेल्फ सस्टेन अपने आप को कर पाएंगे कि कहीं ना काम नहीं भी मिल रहा है या किसी भी वजह से अगर वो नहीं काम ले पा रहे हैं तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। कैदियों के हुनर को निखारने के लिए इन कलाकृतियों के अलावा लकड़ी के सामान या हैंडीक्राफ्ट्स मेकिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है और उसे बाजार तक भी पहुंचाया जाता है, जिससे कैदियों की कमाई भी हो। ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। एलॉन मस्क की बढ़ी मुश्किलें, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली।
टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल का बड़ा इवेंट 12 सितंबर को होगा। इस सालाना इवेंट का नाम वंडरलस्ट रखा गया है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में एप्पल हेडक्वार्टर में होगा। भारतीय समय के मुताबिक ये कार्यक्रम रात 10:30 बजे शुरू होगा। चर्चा है कि इसमें आईफोन 15 सीरीज और एप्पल वॉच सीरीज 9 समेत कई चीजें लॉन्च की जाएंगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक 32 साल के शख्स को कृत्रिम कान लगाया गया। दरअसल इस मरीज के पास दाहिना कान नहीं था। इसमें पहले बाएं कान की 3D इमेज बनाई गई ताकि दोनों कान एक जैसे लगे और इस प्रत्यारोपण में डॉक्टरों ने सफलता भी हासिल कर ली। डॉक्टरों के मुताबिक इस कान को फिक्स करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल हुआ, जिससे कान एकदम जकड़ गए और मरीज को लगने लगा कि ये नकली कान उसके ही शरीर का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि ये KGMU और उत्तर भारत के किसी अस्पताल में पहली बार हुआ। अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की मुश्किल बढ़ सकती है। खबर है कि उनके खिलाफ ट्विटर के करीब 2200 पुराने कर्मचारियों ने FIR दर्ज करवाए। इन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें अब तक बकाया नहीं मिला। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने इसका नाम X कर दिया था। साथ ही कई कर्मचारी भी कंपनी से हटा दिए थे। उस पथ में अभी मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।